नमस्कार मित्रांनो, CIB न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। जाणून घेऊया आजची ठळक घडामोडी। ते चलेगी सरकार, ये सवाल पहले दिन क्या वाकई उठना चाहिए? इस सवाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने अब कई चुनौतियां खड़ी हो चली हैं, क्योंकि जो अंदर हैं, जो बाहर हैं, जो दाएं हैं, जो बाएं हैं, सभी तैयार हो चले हैं अपनी बातों को रखने के लिए। कुछ नाराज हैं, कुछ धमकी दे रहे हैं, कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों को पैदा कर रहे हैं और कुछ इस बात का एहसास करा रहे हैं कि हम आपके साथ लंबे वक्त तक रह नहीं पाएंगे। और इसकी शुरुआत आज पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही हो गई है। और ध्यान दीजिए, इस देश में पहली बार कैबिनेट बैठी अपनी पहली मीटिंग को लेकर, तो उससे पहले इस देश के भीतर में मंत्रियों को उनके विभागों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ प्रधानमंत्री ने जो अपनी कैबिनेट बैठक कर रहे थे, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद थे, उनसे यही कहा कि जो पहले था वैसा ही कुछ रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक नाम सामने आना शुरू हो गया। पहला नाम नितिन गडकरी का ये कहकर आया वो सड़क ही बनाएंगे। और उसके बाद दूसरा नाम निर्मला सीतारमण का आया, वह वित्त ही देखेंगी। तीसरा नाम राजनाथ सिंह का आया, वो रक्षा मंत्री ही रहेंगे। उसके बाद अमित शाह का नाम आया, वह गृह मंत्री ही रहेंगे। और इसी फहरिस्त में तमाम नामों का जिक्र होते चला गया, छिटपुट इधर से उधर कुछ प्यादे किए गए। लेकिन एक मैसेज इस पहली बैठक के जरिए निकला, जिसमें खुले तौर पर महाराष्ट्र के भीतर से नाराजगी उभर कर आ गई। एक ने कहा 7 सांसद हमारे पास और आपने सिर्फ एक मंत्रालय दिया, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका जिक्र किसी दूसरे ने नहीं, शिंदे ग्रुप के नेता ने किया। शिंदे यानी एकनाथ शिंदे, जिसको असली शिवसेना प्रधानमंत्री मोदी बतलाते हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार का रुख तो बहुत साफ है, अनुभव हमारे पास है और हम जानते हैं सरकार को चलाना, तो आप राज्य मंत्री के तौर पर हमें फुसलाइए मत। तो उन्होंने इन बातों के तहत अपनी नाराजगी दिखला दी। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तक नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि इन दोनों को बोलने की ताकत आ कहां से गई, पीछे कौन खड़ा है, यह बात जहन में रखिएगा। पीछे है कौन? सियासत की यह ढांचा आज समझने की जरूरत है। लेकिन इधर देखिए, 18 तारीख से संसद सजेगी। उस दिन तमाम सांसद शपथ लेंगे। 20 तारीख को नए स्पीकर का चुनाव होगा। और नया स्पीकर किसका होगा? क्या बीजेपी का होगा? और अगर बीजेपी का स्पीकर है, और सोचिए जरा, बीजेपी का स्पीकर चुनाव हार जाए, यानी कोई दूसरा स्पीकर पद के लिए खड़ा हो जाए, तो सरकार तो पहले दिन ही ढह कर गिर जाएगी। तो क्या ऐसे में अब स्पीकर पद पर भी कोई उम्मीदवार खड़ा कर पाने की स्थिति में बीजेपी नहीं आ पाएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का कहना है स्पीकर हमारा होगा। और हमारा स्पीकर का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि यह चंद्रबाबू नायडू की सोच है। दरअसल इसके पीछे नीतीश कुमार की भी चाल है और इसके पीछे पूरा इंडिया गठबंधन भी खड़ा हुआ है। यानी स्पीकर का ऐलान जैसे ही चंद्रबाबू नायडू करेंगे कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, वैसे ही फिर बीजेपी मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के पीछे होंगे। और तो और वो तमाम छोटी बड़ी पार्टियां जिनके पास 1 सांसद, 2 सांसद, 3 सांसद तक हैं, उनके सामने मुश्किल यह है कि अगर स्पीकर बीजेपी का हो गया, तो इस दौर में बीजेपी को, या कहें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस बिसात के लिए जाने जाते हैं, उन्हें सिर्फ 6 महीने का वक्त चाहिए। वो जानते हैं कि 240 से कैसे 272 तक पहुंचा जा सकता है। और इसके लिए स्पीकर अगर अपना होगा तो यह काम बहुत आसान हो जाएगा। और वो छोटे दल भी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में स्पीकर भी बीजेपी का है, तो फिर उनकी पार्टी को कब, कैसे, कौन किस तरीके से तोड़ दे, तो फिर उन्हें बचना होगा। और यही वजह है कि एक स्पीकर की चाल चंद्रबाबू नायडू ने जो चली है, उसके पीछे पूरा विपक्ष आकर खड़ा हो चला है। और इसका फैसला 20 तारीख को ही होना है, यानी बहुत लंबा वक्त नहीं। और इन सब के बीच आखिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो
तो उसके साथ ही बिहार के चुनाव का भी ऐलान होना चाहिए। और वो जान चुके हैं कि अब लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उनकी ताकत राजनीतिक तौर पर बिहार में जितनी बड़ी है और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते वक्त बड़ी तादाद में जो वोट ट्रांसफर बीजेपी का उनके पक्ष में होता है, वह विधानसभा चुनाव में भी होगा, जो पिछली बार चुनाव के वक्त नजर भी आया था, जो 2020 के चुनाव हुए थे। यानी एक राजनीतिक चाल नीतीश कुमार की बहुत साफ है। एक बार विधानसभा चुनाव हो जाए, परिणाम आ जाए, उसके बाद वो आजाद हो, वो किसी भी रास्ते जा सकते हैं। यानी क्या समझिए, पहली चाल नीतीश कुमार की, बिहार में चुनाव जल्द हो। दूसरी बड़ी चाल टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू, किसी भी हालत में स्पीकर हमारा हो और पीछे पूरी विपक्ष की कतार आकर खड़ी है, जो कि संसद के भीतर बीजेपी के हिसाब से संसद चले, इसको वो नहीं चाहती है। तीसरी परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर से आई, जहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही नाराज हैं इस मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है? जी नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल इस दौर में सरकार जिस रूप में चलती है, उसको लेकर बार बार कहा जाता है कि पूरी सरकार को तो पीएमओ ही चलाती है, और पीएमओ की ताकत का मतलब प्रधानमंत्री की उंगलियों में बंधे हुए तार जो होते हैं, उसी आश्रय हर मंत्रालय चलता है। और शायद इसीलिए आज जब मंत्रालयों को देखिएगा तो उसमें एक बड़ा मंत्रालय टीडीपी को दिया गया, ये सिविल एविएशन का मंत्रालय है। और उसके अलावे जो इस दौर में अश्वनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री बना दिए गए, ये उनके पास नया हिस्सा आया। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय दे दिया गया, कुमार स्वामी को इंडस्ट्री और स्टील का मंत्रालय दे दिया गया, रिजिजू को संसदीय मंत्री बना दिया गया, हरदीप सिंह पुरी से शहरी विकास ले लिया गया, पेट्रोलियम मंत्री बना दिया गया। खट्टर साहब और शिवराज सिंह चौहान दो मुख्यमंत्री थे, इन दोनों में खट्टर साहब को दो मंत्रालय दिए गए, एक पावर मिनिस्ट्री और दूसरा शहरी विकास मंत्रालय उनको दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया। लेकिन सवाल दूसरा, सवाल तो यह है कि खुद प्रधानमंत्री जिस आश्रय सरकार चलाते हैं, उसके दो नजारे हमको लगता है पहले देख लीजिए, तब इस पूरे समीकरण को बताएंगे कि पहले दिन का बवाल इतना बड़ा क्यों हो चला है। तो उस तस्वीर को देखिए जो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी और प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे, जो चारों तरफ गोल घेरे में बैठे हुए थे। इस नजारे को पहले देखिए, तब अगला पन्ना पलटा जाएगा। दरअसल इस कैबिनेट की बैठक से ऐन पहले जो प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरशाहों की पूरी टीम है, उन सबको प्रधानमंत्री ने बुलाया और कहा हम आपसे अपनी बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब तीसरी बार सरकार चल पड़ी है। इससे पहले पहली और दूसरी बार ऐसी स्थिति नहीं आई थी जो इस तीसरी बार स्थिति आई। सबको पता है कि नौकरशाही इस देश को चलाती है, या नौकरशाही के कांधे पर सवार होकर ही इस देश के मंत्री काम करते हैं, क्योंकि आखिर में चिड़िया तो नौकरशाही को ही हर दस्तावेज में बैठानी पड़ती है। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा रहा कि पीएमओ ही इस दौर में पावर सेंटर के तौर पर जाना जाता रहा, और बार बार इस बात का जिक्र हुआ है कि एक इंदिरा गांधी का दौर था और एक नरेंद्र मोदी का दौर है, जब पीएमओ की ताकत हर मंत्रालय को कैसे हाँकना है इसी लिहाज से वो चलती है। और पहली बार प्रधानमंत्री पीएमओ को लेकर पीएमओ में काम करने वाले तमाम नौकरशाहों को बतला रहे थे कि दरअसल उन्हें कोई सत्ता से प्रेम नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय सत्ता का केंद्र है या पावर सेंटर है। यानी यह बात अजीबोगरीब किसी को भी लग सकती है कि पीएमओ को लेकर सफाई देने की जरूरत आज प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी।
और प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि वो सत्ता प्रेमी नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय पावर सेंटर नहीं है? क्योंकि इस दौर में लगातार ये बात जा रही थी कि जो सहयोगी है वो अपने मंत्रालय को कैसे चलाएंगे, और अगर पीएमओ ही सब बातों को तय करेगा तो फिर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी मंत्रालय को संभालने तय तो पीएमओ से होना है। क्या इन बातों को कहने की जरूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि समझ चुके थे कि इस दौर में जो सहयोगी हैं वो किसी भी क्षण झटका दे सकते हैं? और ना सिर्फ सहयोगी बल्कि राज्य दर राज्य की राजनीति इस दौर में बीजेपी को अंदर और बाहर दोनों तरीके से हिलाए हुए है। उस राजनीति के सिरे को हम पकड़े उससे पहले जरूरी है यह सुन लेना कि प्रधानमंत्री पीएमओ को लेकर क्या कह गए और क्यों कह गए। 210 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। ये बड़ी सामान्य सी स्थिति है। जो व्यक्ति जिस पद पर होता है उस पद को लेकर वह ऐसी अनुकूल परिभाषा को गढ़ना चाहता है जिसके जरिए जनता के भीतर जो सवाल हो उन सवालों से वह पूरे तरीके से खुद को अलग थलग दिखा सके। और पीएमओ की ताकत और सत्ता का प्रेम प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ा हुआ कैसे है ये आज की तारीख में बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अब यहां से असल सवाल शुरू होता है कि 240 सांसदों के आश्रय सरकार तो चल नहीं सकती है, ये माइनॉरिटी में आ जाएगी। और जब ये माइनॉरिटी में आएगी और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें याद कीजिए 1996 में जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, चूंकि उससे ठीक पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस इस देश में हुआ था तो कोई भी बीजेपी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, और अटल बिहारी वाजपेयी की छवि एक उदारवादी नेता के तौर पर चाहे रही। लेकिन जो उन्होंने बाबरी विध्वंस से ठीक पहले जो भाषण दिए या उसके बाद बीजेपी को लेकर जो पूरी बात समूची दुनिया में फैली और भारत के भीतर भी लोगों ने महसूस किया, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 13वें दिन जब सत्ता वो छोड़ रहे थे उन्होंने यही कहा था, मैं चिमटे से भी किसी का सहयोग नहीं लूंगा सरकार बचाने के लिए। और सच तो यह भी है कि उस दौर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जानती समझती थी कि उसके बाद संकट उसके अपनी राजनीति पर आ जाएगा, और वो सरकार 13 दिन में गिर गई। लेकिन मौजूदा वक्त में 13 दिन की जरूरत नहीं है। दरअसल हर किसी को एक वक्त चाहिए। पहला वक्त 20 जून तक का वक्त टीडीपी को चाहिए। उसके बाद चुनाव के ऐलान जो होंगे, राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव 3 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें बिहार शामिल हो जाए, तब तक का वक्त नीतीश कुमार को चाहिए। उसी वक्त तक के वक्त बीजेपी को चाहिए कि वह किसी भी हालत में जोड़ तोड़ करके अपनी संख्या 272 तक पहुंचा सके। इसी बीच में महाराष्ट्र चुनाव से ऐन पहले हर हाल में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लौट जाइए, क्योंकि अब बीजेपी आपको कुछ देने की स्थिती में नहीं। CIB न्यूजला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि सर्वात आधी आपली बातमी पहा आपल्या